और सेट हमारे यहाँ आपका 8 से 10, 2 घंटा एक दिन सेट होगा। शुरू है मंडे से आपका 8 वाला सेट अभी 1 बजे से चल रहा है, उसको हम 8 बजे से 10 बजे तक कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, यहीं पर होगा सारा सिस्टम यहीं। स्टार्ट किया जाए। स्पीडी साइंस में हम लोग टेस्ट पेपर 34 दिए थे ना होमवर्क में। चलिए स्टार्ट किया जाए। बहुत दिन के बाद हम लोग पूछताछ शुरू कर रहे हैं। नहीं ग्रुपिंग, इधर पर्व आप लोग सेलिब्रेट कर लिए, अब कोई पर्व नहीं है, अब केवल कौन सा पर्व है, परीक्षा, ठीक है। अब उसका तैयारी कर लीजिए, तैयारी 2-4 महीना लग जाना है, ठीक ना। एसएससी का भी कैलेंडर जारी हो गया है, ठीक है। तो आपके पास 6 से 7 महीना टाइम है CHSL का, क्लियर है। तो आपके पास एक अच्छा टाइम है, उसको थोड़ा भंजाने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीडी साइंस में टेस्ट पेपर 34 बताइएगा। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास प्राप्त होता है। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है ज़्यादा? एक्यूपंक्चर किस देश में? चीन में। एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है? चीन में। बताइएगा। अदरक होता है रूपांतरित मूल, पत्ती, प्रतान, तना। तना का है ना, तना। अदरक होता है रूपांतरित तना। बांस किस कुल का पौधा है? घास है ना, घास। समान चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज होगा, सुक्रोज होगा। क्या होगा? सुक्रोज होगा। समान चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। बताइएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? हृदय का एक रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार, एक उपज संवर्धन। सुइयों के माध्यम से उपचार है ना। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है क्या? गला। गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला। काली मिर्च पादप एक क्या है? वृक्ष, लता, झाड़, झंझार, झाड़ी। झाड़ी है। बताइएगा। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का सुपर कंपोस्ट, यूरिया। यूरिया है। बहुत बढ़िया। बताइएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमेटिज्म, रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का नहीं जमना। ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। बताइएगा। असत्य फल उत्पन्न होता है पुष्पक्रम से। असत्य फल उत्पन्न होता है पुष्पक्रम से। बताइएगा। डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। डायबिटीज या मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। HIV संबंधित है कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। एड्स से। बताइएगा। रिकेट्स है एक बीमारी, मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, हड्डियों की। मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन। बहुत बढ़िया। बताइएगा। विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पित्त ज्वार। टाइफाइड। विडॉल टेस्ट किसकी संभावना की जांच के लिए होता है? टाइफाइड के लिए। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए। विटामिन ए। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए। सबसे बड़ा फूल है लेफलोसिया। अगला बताइएगा। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 9.8 मीटर, 10⁷ अर्ग, 4.18 जूल, 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। समुद्री जल का pH मान, समुद्री जल का pH मान, समुद्री जल का pH मान। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम।
मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। बताइएगा, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। कौन कांच? क्रूक्स कांच। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। बहुत हम लोग एब्सेंट रह गए है ना इधर पर्व त्यौहार में, तो थोड़ा रिवीजन बनता है और आप लोग भी अब तैयारी में लग जाइए। बताइएगा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। गेहूं में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। बताइएगा, आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। बहुत बढ़िया। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता के जनक। पुरुष जीन संगठन होता है XY। XY। पुरुष जीन संगठन होता है XY। ऑप्शन है, ऑप्शन मांग सकते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है XY। सबसे बड़ा गुणसूत्र है किसका? कवक, शैवाल, ट्रिलियम, कोई नहीं। ट्रिलियम। सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका है? ट्रिलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल। बताइएगा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, सर हॉपकिंस, सर लुइस पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। बताइएगा, जीन बने होते हैं DNA के, RNA के, प्रोटीनों के, कोई नहीं। DNA के। बहुत बढ़िया। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। 1968 68 में। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968। 1968। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु, सभी। वायु है। चलिए अब हम लोग स्पीडी जीके में थोड़ा सा पूछताछ कर लिया जाए। RRB मुंबई 16/11/2003। बताइएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के कहाँ रहता है? परमाणु में कहाँ रहता है? नाभिक में। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु के नाभिक में रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है। बताइएगा, राणा सांगा कहाँ का शासक थे? मेवाड़ का। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। बताइएगा, भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। बताइएगा, शिव के उपासक क्या कहलाए? नहीं, नैनार है ना। शिव के उपासक क्या थे? नैनार। बताइएगा, 1 बाइट बराबर कितना बीट? 8 बीट। 1 बाइट बराबर कितना बीट? 8 बीट। या 8 बीट बराबर कितना बाइट? 1 बाइट है ना। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का? मैसूर का। कहाँ बोला हो? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। कब? 1829 ईस्वी में है ना। सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित कर दिया था। बताइएगा, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। 1919। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? 1940 में। 1940 में। मुस्लिम लीग में
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? 1940 में। ठीक है। मनुष्य की त्वचा कहाँ पर मोटी होती है? तलवा में। क्लियर है? बताइएगा चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बतापी। बतापी। चालुक्यों की राजधानी? चालुक्यों की राजधानी? चालुक्यों की राजधानी? मनुष्य का त्वचा कहाँ मोटा होता है? तलवा में। बताइएगा लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक? बताइएगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास। देख लो 10 दिन में तो लोग कहाँ से कहाँ उड़ गया। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। कब? 1900 मोहनजोदड़ो 21 में हड़प्पा। बताइएगा तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। बताइएगा प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। बताइएगा अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। बताइएगा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। सती प्रथा को 1829 में किसने अवैध घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। कब? 1922 में। 1900। बताइएगा हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? हमीदा बानो बेगम ने। 1565 में। 1500। हुमायूं का मकबरा किसने निर्माण किया? हमीदा बानो बेगम। 1565 में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? स्पर्श कनिका शरीर के कहाँ विद्यमान होता है? डर्मिस में। कहाँ? डर्मिस में। स्पर्श कनिका शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ? फेफड़ा। तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। सती प्रथा का अवैध घोषित किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1829 में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। 1 बाइट बराबर 8 बीट या 8 बीट बराबर 1 बाइट। 8 बीट बराबर। नैनार किसके उपासक थे? शिव के। किसके? राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब क्या सबसे ऊंचा होता है? ज्वार। ज्वार सबसे ऊंचा होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो क्या ऊंचा होता है सबसे ज़्यादा? ज्वार। याद रहेगा? बताइएगा सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। किसको? चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? टीपू सुल्तान को। लूसेंट में क्या था आपका? कुषाण और गुप्त। कुषाण और गुप्त। पूछताछ कर लेते हैं। बताइएगा पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए। कुषाण वंश के संस्थापक? इस वंश का सबसे प्रतापी राजा? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर।
कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया? कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? शक संवत। कनिष्क ने कौन सा संवत? शक संवत। कब? 78 ईस्वी में। ठीक है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक ना, शक संवत ही भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। कब प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में। किसने? कनिष्क ने। और इसको क्या बोला जाता है? शक संवत। बताइएगा, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? पढ़े हुए हैं, ठीक ना। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के, है ना, सबसे प्रतापी राजा, जिसने क्या शुरू किया? शक संवत 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, ठीक ना। बोल रहा है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। किसके अध्यक्षता में हुआ? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी थी? महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान का। बताइएगा, चीनी जनरल का नाम क्या था जिसने कनिष्क को हराया था? पेन चौवा। पेन चौवा, चांद चौरा है ना, पेन चौवा, है ना। चीनी जनरल का नाम क्या था जिसने कनिष्क को हराया? पेन चौवा। पेन। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में चला? कुषाण के शासनकाल में। नहीं, सबसे शुद्ध किसके शासनकाल में? ठीक है, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अगला है, कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या था? चरक, है ना। कनिष्क का राजवैद्य का नाम चरक, जो क्या थे? आयुर्वेद के विद्वान थे। आयुर्वेद के, जिनके द्वारा रचना का नाम क्या है? चरक संहिता। चरक, जो कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। किसको? चरक संहिता को। इसकी रचना किसने किया? चरक ने। चरक कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क के राजवैद्य का नाम था चरक। ठीक है, अगला है, बताइएगा, महाविभास सूत्र के रचनाकार? वसुमित्र। वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। महाविभास की रचना किसने किया? वसुमित्र ने, है ना। महाविभास को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। बौद्ध धर्म का किसको? महाविभास सूत्र को, ठीक ना। अब भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? चरक संहिता। चरक संहिता। कनिष्क के राजकवि का नाम क्या था? अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि का नाम, जो कि कौन सा पुस्तक की रचना किया? बुद्ध चरित्र, जिसको क्या बोला जाता है? बौद्धों का रामायण। बौद्धों का। बताइएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन। इसकी पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक। इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत दिया। ठीक है। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? 102 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक भारत का आइंस्टीन। माध्यमिक सूत्र पुस्तक के रचनाकार नागार्जुन। कनिष्क का राजवैद्य चरक संहिता की रचना किसने किया है? हाँ, ठीक है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश? चरक संहिता।
और बौद्धों का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र, इसकी रचना किसने किया है? वसुमित्र ने। वसुमित्र ने। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। 78। चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर है? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। किससे ली? चीनियों से। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। दो तरह का शैली का विकास हुआ, गंधार शैली और मथुरा शैली। किसके समय में? कनिष्क के समय में। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है ना। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। मथुरा कभी जाइएगा तो वहाँ का संग्रहालय घूमिएगा तो उसमें क्या अत्यधिक मिलेगा? कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक प्राप्त होता है। गंधार कला के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? तक्षशिला। गंधार कला के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? तक्षशिला। बताइएगा, रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने। रेशम मार्ग का आरंभ, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस में कहाँ हुआ? चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। बताइएगा, मथुरा ग्याटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कौन? मथुरा। किस तरह के? साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का विशेष केंद्र, निर्माण केंद्र था। निर्माण केंद्र था। बताइएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण काल में, कनिष्क के समय में। ठीक है, ठीक ना। ठीक। अगला टॉपिक क्या है? गुप्त वंश। लूसेंट में गुप्त वंश। ठीक ना। बताइएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के लोग किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के लोग किसके सामंत थे? कुषाणों के। ठीक ना। बताइएगा, गुप्त वंश के संस्थापक समय 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच है ना। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से शादी की थी? कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर लिया। इसने किस उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत 319 से 320, इसकी शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। ठीक है। बताइएगा, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और क्या क्या उपाधि धारण किया था? अश्वमेघ कर्ता। अश्वमेघ कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत। परम भागवत। इसे और किस नाम से जाना जाता है? कविराज। किस नाम से? कविराज। यह किस देवता का उपासक था? विष्णु का, है ना। कौन? समुद्रगुप्त किस देवता का भक्त था जी? विष्णु का। संगीत प्रेमी कौन शासक था? समुद्रगुप्त। इसका पता कैसे चलता है? सिक्का पर बिना बजाते हुए फोटो है उसका, है ना, पता चलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेख की रचना किसने किया? हर ने किया। ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त, है ना। गया एवं नालंदा से मिले ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। क्या कहा गया है? परम भागवत। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना।
समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक थे? विष्णु का। संगीत प्रेमी कौन से शासक थे? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। गुड। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? फाहियान। कौन आया था? बहुत बार सवाल पूछा हुआ है ना। किसके दरबार में फाहियान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, ठीक ना। बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था और इसको नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार, जब मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बख्तियार खिलजी आएंगे, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त? नहीं, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने किस पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया? गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, ठीक है। अगला सवाल है, अंतिम गुप्त शासक? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में शंका नहीं ना? थोड़ा दम लगाइए, याद करिए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया? कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना। इसी का नाम क्या था? गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील को पुनरुद्धार करवाया? सुदर्शन झील को। बार बार पूछता है सवाल, बताइएगा। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ। किसका? हुनों का आक्रमण शुरू हुआ, ठीक है। बताइएगा, अंतिम गुप्त शासक? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक ना। और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। क्या थी? गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई? गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जिसका शासक को क्या बोलते हैं? गोपना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपना। और दूसरी एक प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक को क्या कहा जाता था? उपरीक। क्या कहा जाता था? उपरीक। आगे बोल रहा है कि भुक्ति के नीचे विषय था। भुक्ति के नीचे या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख क्या बोलते थे? विषयपति। विषय। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। साधारण कर्मचारियों को, जैसे सिपाही, दरोगा, ये सब कुछ चाट या भाट कहलाता था, है ना। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाते थे? दंडपाशिक। याद रखिएगा, छोटे छोटे साधारण कर्मचारी क्या कहलाते थे? चाट या भाट कहलाते थे। और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी, मुख्य अधिकारी दंडपाशिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा ना। किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, ठीक है। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामिक कहलाता था। और अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महतर। क्या? महतर। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। अगला है, भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना से कितना हुआ करता था?
1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था, याद रखिएगा, है ना। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना रहता था? 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना? 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। गुप्त काल में क्या? बलात् श्रम आय के लिए एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। किसको? बलात् श्रम को, बलात् श्रम को। अब देखिए, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला भूमि का नाम क्षेत्र। क्या होता था? कृषि करने योग्य भूमि। जितने भी कृषि करने योग्य भूमि होगा उसको किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? क्षेत्र। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि, ऐसे ही नाम से भी पता है, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। सील मतलब ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। अप्रहत, अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती है। कल सुनेंगे ये चारों, है ना। ऐसी भूमि जो जंगली होती है। तो क्षेत्र का मतलब कृषि करने योग्य भूमि। क्षेत्र मतलब, वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि। वास करने योग्य, कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र, और वास करने योग्य भूमि वास। चारागाह भूमि मतलब पशुओं के चारा योग्य भूमि, है ना। पशुओं के चारा योग्य भूमि। आज भी देखते होंगे गांव में, है ना, खेते ले लेता, ओकरे में चारा उपजाते रहता। नहीं, शहर जैसा नहीं है कि गाय पाल लिए हैं 20 गो, सबको रोड पर छोड़ दिए, है ना। कि अब गाय प्लास्टिक खा रही है कि क्या खा रही है, बस शाम को बुलाना है, सवेरे बुलाना है, उसके बाद गाय माता बाहर। लेकिन गांव में क्या है? गाय जिसके पास है, भैंस जिसके पास है, बाधार में छोड़ देगा, है ना। और घास उस खा रहा है, या हरा घास काट के नाद में डाल देगा। नहीं, तो सब लोग तो गांव घूमे ही होंगे। गांव एक अलग मनोरम जगह है। अभी छठ उठ गाँव का देखने का, है ना। पोखरा पर होता है, आहरा पर होता है, न हो, नहर पे होता है। अब हमारे पास नहर है तो नहरे में हो जाता है ना। आहरा है तो आहरा में हो गया, पोखर है तो पोखर में हो गया, तालाब में, वही पोखरा हम लोग बोलते हैं तालाब को, ठीक ना। का सत्यम, ठीक है। तो भूमि, भू राजस्व कितना था? कुल उत्पादन का 1/4 या से लेकर कितना? 1/6 तक। यानी अगर 4 है तो 1 हिस्सा उसको देना है, या 6 है तो 1 हिस्सा उसको दे देना है ना। का लगा हुआ है ना, का नियम। तो कुल उत्पादन अगर 4 है तो कितना हिस्सा लेगा? 1 हिस्सा। कुल उत्पादन 6 है तो कितना हिस्सा लेगा? 1 हिस्सा लेगा, है ना। तो भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना था? 1/4 से 1/6 था। कोई दिक्कत? क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? कृषि करने योग्य भूमि। क्षेत्र मतलब, ये गुप्त काल पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्षेत्र का मतलब कृषि करने योग्य। वास्तु मतलब, नाम से भी पता चल रहा है, वास्तु मतलब वास करने योग्य। वास्तु शास्त्र देखते हैं हम लोग, है ना। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील मतलब ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, है ना। अपहत, क्या है? अप्रहत, अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती है। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती है। अप्रहत मतलब ऐसी भूमि जो जंगली होती है। आगे कह रहा है कि सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र, अभी भी बैल उल में बांध दिया जाता था, घंटियाँ बजते रहता है ना। नहीं, ठीक है। तो सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को क्या बोलते थे? ज्येष्ठक। श्रेणी के प्रधान को गुप्त काल में, है ना। कौन सा नगर ऐसा था जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन, है ना। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कौन? उज्जैन। यानी हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ डिपेंड थे हम लोग? उज्जैन पर, ठीक है जी। सील कहते हैं किसको? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। अपहृत, ऐसी भूमि जो जंगली हो, याद रहेगा।
सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। कोई दिक्कत? गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। बार बार पूछता है। सबसे पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? हिंद यूनानी ने। सबसे ज़्यादा गुप्त काल, सबसे ज़्यादा गुप्त काल शुद्ध कुषाण, शुद्ध में कुषाण है ना। गुप्त काल में जो सोना चला था उससे शुद्ध था उसका, ठीक ना। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। सर्वाधिक तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किस काल में? गुप्त काल में। और सर्वाधिक शुद्ध सोना कुषाण ने। और सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यूनानी ने। 3 क्वेश्चन आता है, याद रहेगा, है ना। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने चलाया। सबसे सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल के राजाओं ने, है ना। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है ना। गुप्त काल के जो भी स्वर्ण मुद्राएं थे उसको अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, है ना। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में किस चीज़ का सिक्का? चांदी का सिक्का जारी किया जो केवल स्थानीय लेन देन में, स्थानीय मतलब लोकल, है ना। कैसे हम लोग चला रहे हैं, लेकिन अब सिक्का लेके जाओगे अमेरिका चलाने चलेगा? वहाँ एक्सचेंज करना पड़ेगा, डॉलर, है ना। हम लोग का पैसा नेपाल में चल जाएगा, महंगा है ना। 100 रुपया लेके जाओगे तो हो सकता है 200-300 का सामान खरीद लो, ठीक ना। इतना याद कर लीजिएगा।